Good morning friends. Today we will start with the pipelining hazards. Pipelining hazards एक ऐसी प्रॉब्लम है that will prevent the next instruction from executing. मतलब जितनी भी हमारे next instruction पाइपलाइन के अंदर आएंगी, जब भी कोई एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करती है तो ऐसी प्रॉब्लम को हम पाइपलाइनिंग हैज़ार्ड्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हैज़ार्ड्स, सेकंड डाटा हैज़ार्ड्स, थर्ड कंट्रोल हैज़ार्ड्स। स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड्स ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अराइज होती है रिसोर्स कॉन्फ्लिक्शन के मैटर से। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्शन का मतलब जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक ही रजिस्टर को बार बार एग्जीक्यूशन भी डिकोड भी अलग अलग टाइम पर ना करके एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर डिमांड कर रही होती है। जैसे R1 है, R1 को ही एग्जीक्यूशन भी करा रही है इंस्ट्रक्शन 1 और डिकोड भी करा रहा है इंस्ट्रक्शन 2, या फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ और काम में ले रही हैं। तो ऐसे में एक ही रिसोर्स अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, वो भी एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम ऑकर होती है कि किस इंस्ट्रक्शन के साथ में वो डिकोड हो, किस इंस्ट्रक्शन के साथ में वो एग्जीक्यूट हो। एक ही टाइम पर तो सारा काम एक साथ हो नहीं सकता, तो डैट कम्स अंडर द स्ट्रक्चर हैज़ार्ड्स एंड फॉर डैट हार्डवेयर कांट सपोर्ट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सही है, क्योंकि हमारे पास में जो हार्डवेयर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि हम बार बार एक एक इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा हैज़ार्ड टाइप आता है डाटा हैज़ार्ड। ये वो हैज़ार्ड्स हैं जहाँ पर डिपेंडेंसी प्रॉब्लम ऑकर होती है, तो हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए डाटा हैज़ार्ड्स को यूज़ में लेते हैं। जैसा कि हमारे पास में इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर कोई भी डाटा है और वो इंस्ट्रक्शन 1 का डाटा इंस्ट्रक्शन 2 के रिज़ल्ट का जो एंड होगा या राइट बैक करने के बाद में जो रिज़ल्ट ऑकर होगा वो रिज़ल्ट हम इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर यूज़ में ले रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि वो वेटिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है डैट कम्स अंडर द डाटा हैज़ार्ड्स। तीसरी टाइप आती है कंट्रोल हैज़ार्ड्स। कंट्रोल हैज़ार्ड्स जब ऑकर होगा जब हमारे पास में डिसीजंस या लूपिंग की प्रॉब्लम होंगी, दोज कम्स फ्रॉम द ब्रांचिंग। अब बात आती है कि इस टाइप की जो हैज़ार्ड्स हैं वो हैज़ार्ड्स को सॉल्व कैसे किया जाए। मतलब ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पाइपलाइनिंग के अंदर जो क्लॉक साइकिल है उसको स्टॉल किया जाए। स्टॉलिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से हम उस क्लॉक साइकिल को थोड़ी देर के लिए रोक दें और अपने बाकी जितने भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हैं उनको एग्जीक्यूट कराएं और फिर जा कर के हम लोग जो हमारी स्टॉलिंग के बाद वाले इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने दें। ठीक है, तो इसका हम लोग दोनों तरीके से यूज़ लेंगे। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन है दैट was issued later than the instruction X। मतलब जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन है हमारी उसको ही कब एग्जीक्यूट करवाना है, जबकि हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन X जो है उसके लिए वेट करें। इसी तरीके से दूसरा टर्मिनोलॉजी कहता है कि इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट was issued earlier than the instruction X। what we mean say to that इट वॉज इशूड बिफोर द इंस्ट्रक्शन X। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उससे पहले हमारे प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करा लें। देखिए ये एक एग्जांपल है, जैसा हम बता रहे थे कि स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस टाइप की होती है। जैसा फर्स्ट हम लोगों का लोड इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर किसी भी रजिस्टर के हम लोग दूसरे रजिस्टर के ऊपर लोड कराएंगे। फिर इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 1 में कुछ भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन 2, इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन 3। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में क्लॉक 4 है, क्लॉक 4 के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन एक ही समय पर अलग अलग वर्क कर रही हैं, लेकिन ये सारे वर्क एट अ टाइम एक ही रजिस्टर के ऊपर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड्स के अंदर काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो प्रॉब्लम है कि राइट बैक करने से पहले ये सारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो जाना चाहिए, उसके बाद ही राइट बैक करवाएं हम इंस्ट्रक्शन 3 के लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस साइकिल पर हम स्टॉलिंग कर दें। जैसा कि हम लोग देखें तो ये देखिए इसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूशन के समय यहाँ से डाटा लेकर के आ रही होगी, तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस को तो यहाँ से डाटा मिल जाएगा,
लेकिन राइट बैक हम जब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारा सारा एग्जीक्यूशन काम नहीं हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या है, एक साइकिल का बबल क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक साइकिल इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया एक साइकिल, और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन 3 को एक साइकिल के बाद में एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करी। तो इससे क्या होगा, मेरा सारा वर्किंग जो इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 का है ये कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी इसका डाटा चाहिए होगा उसको अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन 3 के अंदर राइट बैक करवाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स के लिए, जिसमें इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर हम लोग R2 + R3 ऐड करा करके R1 के ऊपर स्टोर कराएंगे, R5 + R6 ऐड होकर के R4 के ऊपर स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन 2 में, और इसी तरीके से R1 - R8 होकर के R7 के अंदर सबट्रैक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइपलाइन हम देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच हो रही हैं तीनों, ठीक है। फिर उसके बाद में डिकोड होंगी ये ऐड देन सबट्रैक्ट, ठीक है। तो इनका मतलब जो है वो डिकोडिंग के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो साइकिल बनती है वो एग्जीक्यूशन की होती है, जिसके अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, एग्जीक्यूट करा रही है एडिशन का R2 + R3। इसी तरीके से सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर R5 + R6, और थर्ड के अंदर R1 - R8, ठीक है। फिर उसके रिजल्ट्स हमारे पास में राइट बैक होंगे फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर और सिक्स्थ साइकिल के अंदर। अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है वो R1 की वजह से यहाँ फोर्थ साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, R1 जो है डिकोड भी हो रहा है फोर्थ साइकिल के अंदर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन थर्ड में, और इंस्ट्रक्शन फर्स्ट जो है वो उसको राइट बैक भी कर रहा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये राइट बैक करने से पहले ही यहाँ पर डिकोड हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि दोनों एट अ टाइम एक साथ ये वर्क कर सके, तो ये कॉन्फ्लिक्शन आ गया। तो इस टाइप का इनकंसिस्टेंट जो है वो R1 के ऊपर क्लॉक 4 के अंदर हुआ। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्ट्रक्चरल हैजार्ड के अंदर हमने बताई थी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि किसी दोनों में से किसी एक को करें हम एग्जीक्यूट पहले। तो इसका तरीका ये है कि हम I3 जो है हमारी, ये जो I3 है इसका जो रिज़ल्ट है R1 के अंदर जो आ रहा है, तो वो रिज़ल्ट हम कब मिलेगा, जब इसको डिले कर दे और I1 जो है हमारा उसको एग्जीक्यूट करने दे। तो हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं कि डिले I3 विद द डिकोड टिल I1 कंप्लीट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस एग्जीक्यूशन को पहले कंप्लीट करवाएंगे और ये वाला जो एग्जीक्यूशन है इसको इंस्टॉल कर दे फॉर डिफरेंट साइकिल्स। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सो फॉर टुडे you have the assignment this question 1, how many stalls required for the given problem in the structural hazards। उसके लिए I1 इंस्ट्रक्शन में एडिशन हो रहा है R2 और R3 का, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड ऑन R1। I2 के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा है R2 - R4, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन R5। इसी तरीके से I3 के अंदर R1 - R6, रिजल्ट स्टोर R7। I4 में एडिशन हो रहा है R1 - R7, रिजल्ट स्टोर्ड ऑन R8। अब आपको इसके अंदर ये बताना है कि कितना स्टॉल्स हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा और किसको डिले करना है।